हेलो एंड वेलकम बैक टू डिसेंट स्टडी। हम क्लास 9 साइंस का चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स पढ़ रहे थे, जिसके 2 लेक्चर्स आ चुके हैं, जिसमें हमने मैटर, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर और फिर इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर थ्रू टेम्परेचर पढ़ लिया था। हमने इंटर कन्वर्जन में सॉलिड टू लिक्विड देख लिया था और आज हम लिक्विड टू गैस कैसे कन्वर्ट होते हैं वो पढ़ने वाले हैं। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले अगेन आई वांट टू आस्क यू अ क्वेश्चन। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। मेल्टिंग पॉइंट के बारे में आप क्या जानते हैं, क्या समझते हैं, वो सब आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। अगर आपको नहीं पता है तो आप पिछला लेक्चर जाके देख सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर प्लेलिस्ट में जाकर भी आप देख सकते हो। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो है वेपराइजेशन का प्रोसेस, यानी लिक्विड को हम गैस के अंदर कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था फ्यूजन का प्रोसेस, जिसका मतलब है कि सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना। फ्यूजन प्रोसेस में हमने क्या किया था कि एक सॉलिड को हीट किया था और उसे लिक्विड में कन्वर्ट किया था। हमने स्पेसिफिकली आइस की बात की थी। तो जब हमने आइस को हीट किया तो उसके जो पार्टिकल्स थे उन्होंने अपनी फिक्स्ड पोजीशन को छोड़ दिया और वो फ्रीली मूव करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से जो सॉलिड था या आइस थी वो मेल्ट हो गई और लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो गई। ही सेम प्रोसेस हम लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए फॉलो करते हैं। जब हम वाटर के पार्टिकल्स या लिक्विड के पार्टिकल्स को हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो उसके पार्टिकल्स जो हैं वो फास्टर मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, और जब हम हीट एनर्जी देते रहेंगे तो एक सर्टेन टेम्परेचर या ऐसी एक स्टेज आएगी जहाँ पर जो पार्टिकल्स के बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो टूट जाएगी और पार्टिकल्स फ्रीली मूव करना स्टार्ट कर देंगे, और इसी टेम्परेचर पे जो लिक्विड होगा वो गैस के अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे हमने फ्यूजन के केस में मेल्टिंग पॉइंट पढ़ा था, वैसे ही लिक्विड के केस में यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट होता है। बॉइलिंग पॉइंट क्या कि वो टेम्परेचर जिस पर एक लिक्विड बॉयल करना स्टार्ट कर देता है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगेन हमने प्रेशर को वही लेना है जो नॉर्मल हमारे एटमॉस्फेयर में होता है। बल्क फिनोमिनन का मतलब होता है कि एक साथ बहुत सारे पार्टिकल्स जो हैं लिक्विड के वो गैस में या वेपर स्टेट में कन्वर्ट होते हैं। जो वाटर है उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 373 केल्विन होता है। जैसे हमने सॉलिड्स के केस में फ्यूजन प्रोसेस पढ़ा था, यानी कि सॉलिड्स का लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होना, वैसे ही लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होने वाला प्रोसेस वेपराइजेशन कहलाता है। फिर आती है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। जैसे हमने सॉलिड्स के केस में लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पढ़ा था, जिसकी डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, वैसे ही सेम हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या था, 1 kg ऑफ सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए हम कितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी देते हैं, प्लस 2 कंडीशंस हमने ऐड की थी, एक तो एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एक एट मेल्टिंग पॉइंट। वैसे ही लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में होगा कि हम कितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी देंगे टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ या 1 लीटर ऑफ लिक्विड इनटू गैस, प्लस 2 कंडीशंस ऐड हो जाएंगी, एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर और दूसरा बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट नहीं होगा, यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट होगा। अब आगे इसमें बोला हुआ है कि अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर वेपर्स लेते हैं या फिर वाटर लेते हैं तो ज़्यादा एनर्जी जो होती है वो वाटर वेपर्स के अंदर होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो स्टीम के या वाटर वेपर्स के पार्टिकल होते हैं उनके अंदर एक्स्ट्रा एब्जॉर्ब्ड एनर्जी होती है। कौन सी एनर्जी? जो हमने उसको लिक्विड से गैस के अंदर कन्वर्ट करने के लिए प्रोवाइड की, वो एक्स्ट्रा एनर्जी गैस के अंदर या वाटर वेपर्स के अंदर एब्जॉर्ब्ड होती है,
जिसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, जिसकी वजह से सेम टेम्परेचर पर भी वाटर के अंदर कम एनर्जी होगी और वाटर वेपर्स के अंदर ज़्यादा एनर्जी होगी। अब नेक्स्ट आपको एक डायग्राम दिया हुआ है जिसके अंदर ये कंक्लूड किया हुआ है कि सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट कैसे इंटरकन्वर्टेबल हैं बाय यूजिंग टेम्परेचर। तो देखो, अगर हम सॉलिड स्टेट को हीट करते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, फिर लिक्विड को हीट करते हैं तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं। बट अगर हमने वापस इस प्रोसेस को रिवर्स करना है तो कैसे करेंगे? तो हम बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर यानी कूलिंग की हेल्प से करेंगे। अगर हम किसी गैस को कूल कर देते हैं तो क्या होता है, लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है गैस। अगर लिक्विड को कूल कर देते हैं तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया हो, अगर आप किसी ठंडी चीज़ को या सपोज ठंडी बॉटल को अगर आप कहीं रूम में रख देते हो तो थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि उस पर वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाती हैं। वो क्यों आते हैं? कि जो सराउंडिंग गैस होती है उस बॉटल के आसपास, वो एक कूल सरफेस के कांटेक्ट में आने की वजह से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, और वो जो गैस लिक्विड में कन्वर्ट हुई वही हमें वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में दिखाई देती है। फिर लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होने वाला क्या एग्जाम्पल है कि जैसे आप रेफ्रिजरेटर में पानी रखते हो तो वो क्या हो जाता है, वहाँ ठंडा होने की वजह से आइस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हमने प्रोसेस पढ़ा कि हम स्टेट ऑफ मैटर कैसे चेंज कर सकते हैं बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। तो अब हम ये पढ़ चुके हैं कि सॉलिड को लिक्विड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, लिक्विड को गैस में, और फिर रिवर्स प्रोसेस कैसे करते हैं, यानी गैस को लिक्विड में और लिक्विड को फिर दोबारा सॉलिड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। बट कुछ ऐसे सब्सटेंसेस भी होते हैं जो डायरेक्टली सॉलिड स्टेट से गैसियस स्टेट में चेंज हो जाते हैं, या फिर वाइस वर्सा, यानी कि गैसियस स्टेट से डायरेक्टली सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट। ये जो सॉलिड का डायरेक्टली गैस के अंदर कन्वर्ट होने वाला प्रोसेस है उसका एक एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है। एक एक्टिविटी के थ्रू आपको ये प्रोसेस समझाने की कोशिश की गई है। इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, कैम्फर या फिर अमोनियम क्लोराइड लेना है, उसको क्रश करना है और एक चाइना डिश के अंदर पुट कर देना है। यहाँ पर देखो, फिर आपको एक इन्वर्टेड फनल, ये एक इन्वर्टेड फनल है जिसको आपको इस चाइना डिश के ऊपर रखना है। ऊपर आपको एक कॉटन प्लग लगाना है ताकि जो गैस बनेगी वो बाहर ना निकल पाए। देन आपको इस चाइना डिश को हीट करना है। हीट करने से क्या होगा कि आप जो चाइना डिश के अंदर कैम्फर या अमोनियम क्लोराइड रखा हुआ है वो गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। फिर जो वो गैस होगी वो फनल की वॉल्स के साथ टकराएगी और वहाँ पर दोबारा से वो एक सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं सॉलिडिफाइड अमोनियम क्लोराइड। इस फनल के अंदर आप दो चीजें ऑब्जर्व करोगे। पहला तो अमोनियम क्लोराइड के वेपर्स, और दूसरा इस फनल की वॉल से जो चिपका हुआ सॉलिडिफाइड अमोनियम क्लोराइड है या कैम्फर है, वो आप ऑब्जर्व करोगे। इस एक्टिविटी से हमें पता चला कि कैम्फर और अमोनियम क्लोराइड जैसे कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जो डायरेक्टली सॉलिड से गैस या गैस से सॉलिड में कन्वर्ट होते हैं। So now it's easy to understand what is sublimation process. Sublimation basically होता है कि किसी भी सब्सटेंस का डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होना विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट, वो प्रोसेस कहलाती है सब्लिमेशन। और अगर जो स्टेट है मैटर की वो गैस से सॉलिड में कन्वर्ट हो रही हो विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड, तो उसके लिए हम डिपोजिशन वर्ड यूज करते हैं। कभी कभार जनरली सब्लिमेशन भी यूज किया जाता है, सो डोंट गेट कंफ्यूज विद दिस। तो अब हम ये तो देख चुके हैं कि स्टेट का इंटर कन्वर्जन कैसे होता है बाय चेंजिंग टेम्परेचर। अब हमें देखना है कि प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है ऑन स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी कि प्रेशर का यूज करके या प्रेशर को चेंज करके हम कैसे
मैटर की स्टेट्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। इस इंटर कन्वर्जन प्रोसेस को समझने के लिए हम इस डायग्राम की हेल्प लेते हैं, जिसके अंदर आपको एक सिलेंडर दिया हुआ है, उसके अंदर कोई मैटर प्लेस है और एक पिस्टन उस पर लगाई हुई है। जब आपने पिस्टन को फ्री छोड़ा हुआ है तो पार्टिकल्स के बीच में एक अच्छा खासा स्पेस आपको दिखाई देगा। जब आप पिस्टन को प्रेस करोगे तो क्या होगा कि मैटर के ऊपर एक प्रेशर अप्लाई होगा, जिसकी वजह से जो पार्टिकल हैं वो क्लोज आएंगे, यानी कि उनके बीच का स्पेस थोड़ा कम हो जाएगा। और जब आप प्रेशर को और ज़्यादा इंक्रीज करोगे तो जो पार्टिकल्स के बीच का स्पेस है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। सो इससे हमें पता चल रहा है कि जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो क्लोज आ जाते हैं। नाउ हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं उनके बीच में जो स्पेस होता है उसके वेरी करने की वजह से ही अलग अलग स्टेट ऑफ मैटर अराइज होते हैं। अगर स्पेस बहुत ज़्यादा कम है तो वो सॉलिड स्टेट होगी, अगर स्पेस थोड़ा है तो वो लिक्विड स्टेट होगी, और अगर स्पेस पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा है तो वो गैसियस स्टेट कहलाती है। तो हम मैटर के ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से जो स्पेस है पार्टिकल्स के बीच में वो कम होता है, और इसी स्पेस के कम होने की वजह से ही जो मैटर है उसकी स्टेट चेंज हो जाती है, यानी कि गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है और लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाती है। अगर हम प्रेशर को डिक्रीज करें तो वही सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा और लिक्विड गैस में। तो हम ये कह सकते हैं कि जो स्टेट है किसी भी सब्सटेंस की वो दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, प्रेशर एंड टेम्परेचर। उस एक सब्सटेंस के ऊपर कितना प्रेशर है और उसका क्या टेम्परेचर है यही डिटरमाइन करेगा कि वो सब्सटेंस सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या गैस होगा। इसमें एक सब्सटेंस दिया हुआ है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। आपने कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बारे में सुना होगा, पर क्या आपने कभी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में सुना है? तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही है जिसको हमने हाई प्रेशर के अंडर स्टोर किया हुआ है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, अगर हम उसको लें और उस पर एक एटमॉस्फेयर प्रेशर डिक्रीज कर दें, एटमॉस्फेयर जो है वो प्रेशर को मेजर करने की एक यूनिट है, तो अगर हमने सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का 1 यूनिट प्रेशर डिक्रीज कर दिया तो वो डायरेक्टली सॉलिड फॉर्म से गैशियस फॉर्म में आ जाता है, लिक्विड स्टेट में वो नहीं जाता। इसी वजह से जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको हम ड्राई आइस के नाम से भी जानते हैं, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर नेम है। हमने जो भी इंटर कन्वर्जन की प्रोसेसेस पढ़ी उन सभी प्रोसेस को इस डायग्राम के थ्रू यहाँ कंक्लूड किया हुआ है, प्लस यहाँ पर उन सभी प्रोसेस के नेम भी दिए हुए हैं। सो एक बार इन सब के नाम देख लेते हैं कि क्या क्या होते हैं। अगर हम सॉलिड टू लिक्विड इंटर कन्वर्जन की बात कर रहे हैं तो वो कहलाती है फ्यूजन, जो हमने पढ़ा था। अगर लिक्विड टू गैस कन्वर्ट हो रहा है तो वेपराइजेशन। अगर गैस टू सॉलिड हो रहा है तो उसको हम डिपोजिशन बोलते हैं। हमने पढ़ा था सब्लिमेशन और डिपोजिशन। अगर डायरेक्ट सॉलिड टू गैस है तो वो सब्लिमेशन है, अगर डायरेक्ट गैस टू सॉलिड है तो वो डिपोजिशन है। अगर हम गैस टू लिक्विड की बात करें तो उसको हम कंडेंसेशन बोलते हैं, और अगर लिक्विड टू सॉलिड की बात करें तो उस प्रोसेस को हम सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं। इसके बाद एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस आता है जिसका नाम है इवेपोरेशन, जो हम अपनी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं। हमने ये पढ़ा कि जब हमें स्टेट ऑफ मैटर को चेंज करना होता है तो हम दो मेथड अप्लाई करते हैं, एक तो टेम्परेचर चेंज और एक प्रेशर चेंज। बट क्या हमेशा हीट और प्रेशर के चेंज करने की वजह से ही स्टेट ऑफ मैटर चेंज होती है? हमने वेपराइजेशन के केस में एक चीज़ पढ़ी थी कि जो लिक्विड है वो वेपर्स में तब चेंज होता है जब बॉइलिंग पॉइंट रीच हो जाता है। वाटर के केस में ये 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल करना स्टार्ट करता है और फिर वाटर वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। पर क्या आप कोई ऐसा एग्जाम्पल दे सकते हो जहाँ पर ये बॉइलिंग पॉइंट रीच होने से पहले ही लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए? ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि
वाटर, जब हम वाटर को अनकवर छोड़ देते हैं इन एटमॉस्फेयर तो वो धीरे धीरे वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, या अगर हम नॉर्मल भाषा में कहें तो उड़ने लगता है। वेट जो क्लोथ्स होते हैं वो सूखने लगते हैं। इन दोनों एग्जाम्पल्स में हम देख रहे हैं कि बॉइलिंग पॉइंट रीच नहीं हो रहा है, ना ही हम हीट चेंज कर रहे हैं, ना ही हम प्रेशर चेंज कर रहे हैं, फिर भी जो चेंज है स्टेट का वो पॉसिबल हो रहा है। ऐसा क्यों हुआ? हमने एक करेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा था कि जो पार्टिकल होते हैं मैटर के वो हमेशा ही मूव करते रहते हैं, दे आर नेवर एट रेस्ट। कोई भी मूविंग चीज होगी उसके अंदर कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगी। जो भी लिक्विड के पार्टिकल्स होंगे वो इस काइनेटिक एनर्जी को सरफेस वाले पार्टिकल्स तक ट्रांसफर कर देते हैं, और इस हायर काइनेटिक एनर्जी की वजह से ही जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के बीच में वो टूट जाती है, और जो सरफेस वाले पार्टिकल्स होते हैं वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यही जो प्रोसेस है वो इवेपोरेशन कहलाती है। इवेपोरेशन की डेफिनेशन हुई वो प्रोसेस जब एक लिक्विड जो है वो वेपर्स में या फिर गैस में कन्वर्ट हो जाए एट एनी टेम्परेचर बिलो boiling point. Now we will see factors affecting evaporation. हम देखेंगे कि evaporation कम या ज़्यादा किन फैक्टर्स की वजह से होता है। इसको हम एक एक्टिविटी के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर हम 3 केसेस ले रहे हैं। पहले केस में हमने 5 ml पानी लिया इन टेस्ट ट्यूब, उसको एक फैन के अंडर रख दिया। दूसरे केस में हमने 5 ml वाटर लिया इन चाइना डिश और उसको भी एक फैन के नीचे रख दिया। थर्ड केस में हमने 5 ml वाटर लिया चाइना डिश में और उसे एक कबर्ड में रख दिया। और तीनों ही केसेस में हमने अपनी ऑब्जर्वेशन ये नोट करनी है कि कब तक पूरा इवेपोरेशन का प्रोसेस हुआ, यानी कि पूरा पानी उड़ गया, खत्म हो गया। यही तीनों स्टेप्स हमने एक रेनी डे पर भी परफॉर्म करने हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, सरफेस एरिया एंड विंड स्पीड, ये 3 चीज़ें अपनी ऑब्जर्व कर पाएंगे कि इन तीनों चीज़ों से क्या इफेक्ट पड़ता है इवेपोरेशन के ऊपर। तो हम जो ऑब्जर्व करेंगे इस एक्टिविटी के थ्रू उसको हम कंक्लूड कर सकते हैं कुछ पॉइंट्स के अंदर। पहला पॉइंट है कि जो इवेपोरेशन का रेट है वो सरफेस एरिया के इंक्रीज होने से इंक्रीज हो जाता है। जैसे जैसे सरफेस एरिया इंक्रीज होगा इवेपोरेशन भी इंक्रीज होता रहेगा। हम जानते हैं कि इवेपोरेशन एक सरफेस फेनोमेनन है। जैसा मैंने आपको बताया था कि जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, वही काइनेटिक एनर्जी को गेन करते हैं और फिर वही इवेपोरेट होते हैं या फिर गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होते हैं। तो अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो ऑब्वियस बात है कि ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स काइनेटिक एनर्जी दूसरे पार्टिकल्स से एब्जॉर्ब करेंगे और ज़्यादा मात्रा में इवेपोरेट हो जाएंगे। इसीलिए रेट ऑफ इवेपोरेशन सरफेस एरिया के इंक्रीज होने से इंक्रीज होता है। जैसे कि हम जब भी कपड़े सुखाते हैं तो हम उनको स्प्रेड करके सुखाते हैं ताकि सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाए और वो जल्दी सूख जाए। फिर सेकंड फैक्टर है टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है इवेपोरेशन का रेट भी इंक्रीज होता है, क्योंकि जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज हो जाएंगे जो कि इनफ काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे वेपर स्टेट में जाने के लिए। थर्ड पॉइंट है डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, यानी कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स एयर के अंदर प्रेजेंट है। जो हमारे आसपास हवा होती है वो एक डेफिनेट अमाउंट से ज़्यादा वाटर वेपर्स होल्ड नहीं कर सकती। अगर हवा के अंदर वाटर वेपर्स की क्वांटिटी ऑलरेडी बहुत हाई होगी तो हवा और ज़्यादा वाटर वेपर्स को होल्ड नहीं कर पाएगी, इसीलिए वाटर वेपर्स का बनना कम हो जाएगा, यानी कि रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट होता है इंक्रीज इन विंड स्पीड या फिर विंड वेलोसिटी, यानी कि विंड की स्पीड पे भी डिपेंड करता है इवेपोरेशन। हमारी एक कॉमन ऑब्जर्वेशन होती है कि जो क्लोथ्स हैं वो एक विंडी डे पर, यानी कि जिस दिन हवा तेज चल रही हो उस दिन जल्दी सूख जाते हैं। ऐसा क्यों है?
क्योंकि जो वाटर वेपर्स के पार्टिकल्स हैं हमारे सराउंडिंग में वो हवा के द्वारा आगे मूव हो जाते हैं, और जब हवा के अंदर वाटर वेपर्स की कमी हो जाएगी तो जाहिर सी बात है कि जो वेपर्स का बनना जो है वो फास्ट हो जाएगा, यानी कि जो क्लॉथ्स के अंदर जो वाटर प्रेजेंट है वो गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। नाउ एक जो फिनोमेनन हम पढ़ते हैं वो है इवेपोरेशन के द्वारा की गई कूलिंग। हमने ये देखना है अब कि इवेपोरेशन कूलिंग कैसे कॉज करता है। जब हम कोई एक ओपन वेसल लेते हैं तो उसके अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट होगा वो इवेपोरेट करता रहेगा, तो जो पार्टिकल्स हैं लिक्विड के वो सराउंडिंग से भी एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, और उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ही वो इवेपोरेट होते हैं। फिर जो रिमेनिंग पार्टिकल्स बचेंगे वो दोबारा से सराउंडिंग से एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे ताकि जो एनर्जी लॉस्ट हुई है उसको वो रीगेन कर सकें, और यही प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है, जिसकी वजह से सराउंडिंग्स की काफ़ी मात्रा में एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब हो जाती है, और उस एनर्जी के एब्जॉर्प्शन की वजह से ही जो हमारे आसपास की सराउंडिंग होती है वो कोल्ड हो जाती है, और इसी वजह से इवेपोरेशन एक कूलिंग इफेक्ट भी कॉज करता है। नाउ इसका एक एग्जाम्पल है एसीटोन। जब हम एसीटोन को अपनी पाम पर रखते हैं तो एक कूलिंग इफेक्ट कॉज होता है। जो पार्टिकल्स हैं एसीटोन के वो हमारी पाम से या फिर सराउंडिंग से एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और इवेपोरेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक कूलिंग इफेक्ट कॉज होता है हमारी पाम या हथेली पे। जब एक हॉट सनी डे होता है तो लोग क्या करते हैं, अपनी रूफ पर या अपने घर के आसपास जो होता है वो पानी को स्प्रिंकल करते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो लेटेंट हीट है वेपराइजेशन का वो हमारे कूल सरफेस हॉट सरफेस को कूल करने में हेल्प करता है। इसका मतलब है कि जब हमें वाटर को वाटर वेपर्स में कन्वर्ट करना है तो जो हमें अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी देनी पड़ती है वो बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पर हम टेम्परेचर इंक्रीज नहीं कर रहे हैं, तो जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी है वो कहाँ से आएगी? हमारे सराउंडिंग से आएगी। जो वाटर होगा वो सराउंडिंग से हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा और गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से एक कूलिंग इफेक्ट कोज होगा। आगे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे हुए हैं, जैसे कि हम समर के अंदर कॉटन क्लोथ्स क्यों वेयर करते हैं, और दूसरा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कोई भी एक ग्लास हो जिसके अंदर आइस कोल्ड वाटर रखा हो तो उसके सरफेस आउटर सरफेस के ऊपर हम वाटर ड्रॉपलेट्स ऑब्जर्व करते हैं, वो क्यों? तो इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर हम नोट सेशन के अंदर यानी कि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, please like it, share it, subscribe to channel Decent Study. Thank you so much. Stay happy.